लेकिन मैं ये आपके यूपी मदरसा बोर्ड का जो एक्ट है, जिसको हाई कोर्ट ने अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल और गैर दस्तूरी माना। अब आप ये देखिए कि जो मदरसा एजुकेशन की तारीफ यूपी के इस मदरसा बोर्ड के एक्ट में लिखी हुई है, जो मैं आपके सामने अभी पढ़ूंगा, इसमें देखिए कहाँ है मजहबी तालीम। आपके इसमें तो मदरसा एजुकेशन में थ्योलॉजी है ही नहीं। जितने भी केसेस मदारिस के हैं वो मदारिस का स्टाफ लेके गया है कोर्ट में आपके एडमिनिस्ट्रेशन के तहत। कितनी वैदिक पाठशालाएं हैं जो रिकॉग्नाइज है, हरिद्वार की और मध्य प्रदेश की जो 10th के बराबर और 12th के बराबर उनकी एजुकेशन है, आपने उनके सिलेबस की कंपैरेटिव लिस्ट क्यों नहीं कोर्ट के सामने पेश? दरअसल हालात कुछ ऐसे हैं कि साजे खामोश हैं, फरियाद से मामूर हैं हम। नाले आते हैं अगर लब पे तो माजूर हैं। बोर्ड बनाए सऊद भाई ने कहा, जो बोर्ड सरकार ने बनाए थे वो तो अदालत ने खत्म कर दिए। जो मुकन्नना ने पास करके बिल असेंबली में पास किया हो, उन बोर्ड्स पे तो खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। हम कोई नॉन गवर्नमेंटल बोर्ड बनाएंगे तो उसकी क्या हैसियत होगी, मेरी समझ से बाहर है। मदारिस को लेके पहली बार मुझे जो ये बात स्ट्राइक की कि ये मदरसा क्या है, वो जब था 2005 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अलीगढ़ के अक़लियती किरदार की बहस जस्टिस अरुण टंडन की कोर्ट में हो रही थी। और शुरुआती दिनों में उन्होंने कहा कि आपने तो एक मदरसा कायम किया था, तो यूनिवर्सिटी कैसे अक़लियती हो सकती है? मदरसा होता तो उसका अक़लियती किरदार हो सकता। ये जुमे का दिन था, तो रात को हम प्रयागराज से यहाँ आ गए। फिर अगले दिन हम इस्लामिक स्टडीज गए और लुगत फिरोजी पहले निकाली, फिर कुछ अरबी और पर्शियन की बहुत सी डिक्शनरीज, और ये तहकीक शुरू की कि इस लफ्ज का मतलब यूनिवर्सिटी है। मेरे दायर किया हुआ एफिडेविट जो मैंने साइन किया बहैसियत रजिस्ट्रार, वो रिकॉर्ड में मौजूद है इलाहाबाद हाई कोर्ट के कि दरअसल मदरसा यूनिवर्सिटी होता है। और यूनिवर्सिटी क्या होती है? यूनिवर्सिटी होती है जो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज उस कैंपस में लाए। अगर वो यूनिवर्स ऑफ नॉलेज है तो वो महदूद नहीं हो सकता कि इल्म दीन होगा और इल्म दुनिया नहीं होगी। भाई यही कैरिकुलम बन गया, यही था पहले। ये तो क्यों हमने तब्दील किया हमें नहीं मालूम। हैदराबाद जाने के बाद एक दिन बिदर जाना हुआ। मैं जिस जमाने में तारीख पढ़ता था, जनाब सदर भी शोबा तारीख में प्रोफेसर थे। मुझे डायरेक्टली नहीं पढ़ाया, लेकिन जाहिर है कि मैं तालिब इल्म था, वो उस्ताद थे, और अक्सर बातें उनसे होती थी। और जब भी हाथ मिलाते थे बहुत, आज भी माशाल्लाह वैसा ही रहा। बिदर में जो महमूद गवाह का मदरसा है, उसके डिपार्टमेंट अब तो डिलैपिडेटेड कंडीशन में है, लेकिन नाम लिखे हुए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स और डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी और डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स और मेडिसिन और दिस एंड दैट। फिर ये बहस हुई कि साहब, वो जो मदरसा सर सैयद ने कायम किया था, दरअसल सर सैयद तो चाहते नहीं थे कि कोई मुसलमानों के लिए इदारा बने। तो मुझे याद आया कि प्रॉक्टर ऑफिस में जो पुराना वाला गेट है, उस पे नाम लिखा, अबरार साहब पीआरओ होते थे, कि उस पे नाम लिखा हुआ है, उसका फोटो चाहिए। उस पे नाम लिखा हुआ है, आप अभी भी देख सकते हैं, मदरसतुल उलूम मुसलमान आने हिंद। ये है आपकी यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल नाम। और इंटेंट क्या था, वो फिर उस तकरीर से निकला जो 8 जनवरी 1877 को हुई, कि
ये जो इदारा बना रहे हैं ये एक बैनियन बन जाएगा और एक यूनिवर्सिटी बन जाएगी। मुझे बड़ी तकलीफ है ये बात कहते हुए कि जो हम जैसे कानून जानने वाले लोग थे, या जो मदरसों में नहीं तालीम याफ्ता थे, वो मुल्क की सियासत को भी सही से नहीं समझे। सऊद साहब ने बिल्कुल सही कहा कि साहब यलगार थी और उलमा ने दीन को बचा लिया, लेकिन मैं उसको दूसरी नजर से देख रहा हूं। उलमाए किराम ने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान बगावत किया और जिहाद का ऐलान किया। आप सोचिए कि अभी वो ताजीरात हिंद जो 1860 में बनी थी और दुनिया की सबसे अच्छी पीनल कोड मानी जाती है, उसके बजाय एक नई कोड बन गई है, क्योंकि उसमें भी 90% वही है जो पहले था। ताजीरात हिंद में सेडिशन का जुर्म नहीं था। जो दफा 124 ए है, नाम बदल गया है, कुछ और हुक बन के वो आ गया है, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, कुछ ज्यादा और सीरियस चीज हो गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बातें कही सेडिशन को लेके, इसलिए उसमें तरमीम की गई। लेकिन बात यह है कि ताजीरात हिंद में कोई बात सिर्फ कह देने से सेडिशन का जुर्म नहीं होता था, फिर एक तरमीम करके उसे लाया गया। यानी आपने कुछ नहीं किया, कोई वायलेंस नहीं हुई, सिर्फ कुछ कहा, वो सेडिशन बन गई। वो फतवा थे जो उलमाए किराम ने दिए थे कि सिर्फ फतवे को सेडिशन माना जाए, सिर्फ एक कोई चीज लिख दी या बोल दी उसे सेडिशन माना जाए। फिर 1857 की जंग आजादी में भी और बाद के नेशनल मूवमेंट में भी उलमाए किराम ने कभी टू नेशन थ्योरी को तस्लीम नहीं की। जो बहुत पढ़े लिखे थे, बड़े कानून ना बनते थे, वो उसके फेवर में गए, पर उलमाए किराम हमेशा कहते रहे कि मुल्क का बंटवारा नहीं होना चाहिए। और हिंदुस्तान में मैं समझता हूं ये आप लोगों का कंट्रीब्यूशन है। चाहे कोई कुछ भी कहे, कहीं कोई एक्सेप्शन भी हो सकता है, हो जाए, लेकिन वो रेडिकल एक्सट्रीमिज्म जो हमारे पड़ोस में हुआ, वो हमारे यहां नहीं हुआ। अब सवाल यह है कि करिकुलम बदला जाए और मॉडर्न बनाया जाए और सरकार की स्कीमों का फायदा उठाया जाए। स्कीमें तो कुछ पुरानी थी, मदरसा मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के साथ, उसमें साइंस का टीचर हो और मैथ्स का टीचर हो और उसकी सैलरी सरकार दे, सब बहुत अच्छे आइडियाज थे। लेकिन जो बुनियादी सवाल आज सबके सामने आ गया है कि क्या चंद रुपए लेने से खुद मुख्तारी खत्म हो जाएगी, ऑटोनॉमी खत्म हो जाएगी। जैसे ही आपने सरकारी इमदाद ली, आप एक एडेड इदारा बन गए, और जो फैसले अदालतों से आ रहे हैं वो उस एडेड होने की वजह से आ रहे हैं। और एड बहुत कम है, बहुत कम मदारिस के लिए है, और जो उनका टोटल बजट है
उसका बहुत माइन्यूट छोटा सा हिस्सा है। दस्तूर हिंद में जाहिर है कि मसावात का हक है, और उसका मतलब यह है कि कोई भी चीज आप आर्बिट्रेरी नहीं हो सकती है। उसका मतलब है कि हुकूमत किसी के साथ भी रिलीजन, रेस, कास्ट और सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ की बुनियादों पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। और फिर मजहब की आजादी, जो फर्द की आजादी है, वो आर्टिकल 25 में है। लेकिन फिर रिलीजियस डिनोमिनेशन की आजादी, मजहब की आजादी, और मजहब में जो डिनोमिनेशन है जिनका जिक्र हुआ कि कोई बरेलवी है, कि कोई देवबंदी है, कि कोई अहले हदीस है, कोई शाफई है, कि मालिकी है, कि हम्बली है, जो आर्टिकल 26 ने आजादी दी, वो आजादी क्योंकि एक ग्रुप को दी जा रही है, उस आजादी से जो आर्टिकल 25 ने दी उससे ज्यादा वाइडर है। आर्टिकल 25 की आजादी में जो मजहब की आजादी है, वैसे ये बात पर्सनल लॉ बोर्ड भी माफ कीजिएगा समझा नहीं है, तो मैं समझाना चाह रहा हूं। बार बार 25 के जिक्र से हम अपना केस कमजोर करते हैं। 25 में उसके ओपनिंग वर्ड्स हैं सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मॉरलिटी एंड अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट। दिस पार्ट मींस जो बुनियादी हुकूक का चैप्टर 3 है दस्तूर हिंद का, यानी मजहब की आजादी और मसावात के हक में अगर टकराव होगा तो मजहब की आजादी नहीं है। अगर राइट टू इक्वालिटी और फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू लाइफ या राइट टू ट्रेड, बिजनेस एंड ऑक्यूपेशन, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन एंड यूनियन, किसी भी बुनियादी और फंडामेंटल राइट का जब मजहबी आजादी से टकराव होगा तो मजहब की आजादी को छोड़ना पड़ेगा, उसे रास्ता देना पड़ेगा, दूसरा राइट प्रिवेल करेगा। जब एक फर्द क्लेम कर रहा होगा अपनी फ्रीडम ऑफ रिलीजन, और ये जो क्रूशियल वर्ड है अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट, ये आर्टिकल 26 में नहीं है। जब एक ग्रुप क्लेम करेगा उस राइट, आर्टिकल 26 ने कहा सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी, ये वाला एक्सप्रेशन नहीं। और फिर उन्होंने कहा कि हर मजहब को और उसके रिलीजियस डिनोमिनेशन को हक होगा इन मैटर्स ऑफ रिलीजन। ये क्रूशियल आ गया, जितने मजहबी मामलात उनमें उन्हें हक होगा कि वो जो चाहें करेंगे, सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ एंड मोरालिटी। फिर कहा उनको हक होगा मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर करने। जो वक्फ का मुद्दा है वो 25 का मुद्दा नहीं, वो 26 का मुद्दा। और फिर उनको हक होगा रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस को कायम करने का और उनका इंतजाम चलाने। जो मदारिस का मामला है वो 25 का राइट नहीं है, वो 26 का राइट। अजीब चीज जो मैं देख रहा हूं वो ये कि ये जो एड और मॉडर्न एजुकेशन वहां होनी चाहिए, जाहिर है कि उससे मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसके नतीजे में क्या हुआ कि आर्टिकल 28 जो है वो एप्लीकेबल हो गया। आर्टिकल 28 ये कहता है कि कोई भी इदारा जिसने 100% फंडिंग ले ली सरकार से,
अब उसमें कोई मजहबी तालीम नहीं दी जा सकती। और अगर कोई ऐसा इदारा है किसी ट्रस्ट के जरिए बना है और उस ट्रस्ट का ये रिक्वायरमेंट था कि मजहबी तालीम दी जाए, लेकिन अब सरकार ने टेक ओवर कर लिया, तो वहां दी जा सकती, क्योंकि वो ट्रस्ट का रिक्वायरमेंट है। और यहीं से मैं कह रहा हूं कि आप कोई चीज अगर ट्रस्ट की गई उसको बदल नहीं सकता दस्तूर हिंद। तो अगर 300 साल पहले मेरे आबाओ अजदाद ने कोई वक्फ अलल औलाद किया, आप कैसे बदलेंगे वक्फ बिल से? वक्फ ट्रस्ट से अलग है यकीनन, लेकिन है वो उसी ग्रुप का की चीज। और तीसरी इसमें जो सब क्लॉज है, उसमें यह कहा गया कि अगर कोई इदारा एड लेता है, पहले वाले क्लॉज में था 100% एड, अब 100% की बात नहीं हो रही है, एड लेता है या वो रिकॉग्नाइज्ड, अगर हुकूमत ने उसको रिकॉग्नाइज किया है। जैसा कि आप देखते हैं कि सीबीएसई के ज्यादातर स्कूल प्राइवेट होते हैं, लेकिन सीबीएसई रिकॉग्नाइज्ड होते हैं, सीबीएसई एफिलिएटेड होते हैं। तो उनमें भी कोई मजहबी तालीम नहीं दी जा सकती बिना माँ बाप के या बच्चे की रजामंदी। इसलिए किसी भी, मैं ये फ्री लीगल एडवाइस आपको दे दे रहा हूं आज, किसी भी मदरसे में जिसमें अगर आप एड लेते हैं तो पहले दिन एक कंसेंट फॉर्म भरवाइए बच्चे और उसके वालिदैन से। अगर वो इजाजत दे देंगे आपको मजहबी तालीम की, तो हो गया मामला, आप दे सकते हैं। हम जब अलीगढ़ में तालिब इल्म थे बीए में, तो जाहिर है कि हमारे लिए थियोलॉजी थी, हमने उसकी कंसेंट दी, और दूसरे लोग स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन और हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन पढ़। लेकिन मैं ये आपके यूपी मदरसा बोर्ड का जो एक्ट है, जिसको हाई कोर्ट ने अब अनकॉन्स्टिट्यूशनल और गैर दस्तूरी माना है, और जिसकी अपील में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में स्टे है फिलहाल, लेकिन जब बहस होगी तो क्या फैसला होगा उसके बारे में कोई भी कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हमारे ज्यादातर जो केसेस हैं, केस को देखिए, जीतना और हारना जो है, जो पैरवी कर रहा है उसके हाथ में नहीं होता है, वो जज थोड़ी है। लेकिन उसका रिमिट ये है, उसकी जिम्मेदारी ये है कि उसने बहस बहुत अच्छी की हो और कराई। उसकी इतनी जिम्मेदारी है, वो जज नहीं। अभी एक मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के जज का औकाफ को लेके आप लोग वायरल वीडियो देख रहे होंगे। उसमें वो कह रहे हैं, जज पूछ रहा है कि भाई ये प्रॉपर्टी कैसे आपने, जो प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी थी एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट के तहत, उसको वक्फ प्रॉपर्टी कैसे डिक्लेयर कर दी? हमारे मुसलमान वकील जो वक्फ की तरफ से लड़ रहे थे, वो उनकी बहस आप देख सकते हैं, वो जवाब ही नहीं दे पाए। अरे कोई प्रॉपर्टी वक्फ डिक्लेयर कोई मेरी मर्जी है, मैं कर दूंगा। वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर होती है जब सरकार के नॉमिनेटेड वक्फ कमिश्नर्स सिविल कोर्ट की पावर्स के साथ डॉक्यूमेंट्स मंगाते हैं। जैसे सिविल कोर्ट डॉक्यूमेंट मांग सकती है, वो भी मांग सकते हैं, विटनेसेस को बुला सकती है, वो भी बुलाते हैं। आसान है किसी प्रॉपर्टी का वक्फ साबित करना। उसके बाद वक्फ कमिश्नर्स की, जो ये सर्वे कमिश्नर्स हैं, इनकी रिपोर्ट वक्फ बोर्ड जाएगी, फिर वक्फ बोर्ड से उस स्टेट की हुकूमत के पास जाएगी, फिर गजट में वो पब्लिश होगी, तब वो वक्फ प्रॉपर्टी। जो उसकी प्रोसेस वक्फ एक्ट में दी हुई थी, एक सीनियर वकील थे, एक जूनियर थे, जवाब ही नहीं दिया। और ऐसा कई हमारे मामलात में हो चुका है, मैं उसमें तफसील में नहीं जाना चाहता।
अब आप ये देखिए कि जो मदरसा एजुकेशन की तारीफ यूपी के इस मदरसा बोर्ड के एक्ट में लिखी हुई है, जो मैं आपके सामने अभी पढ़ूंगा, इसमें देखिए कहां है मजहबी तालीम, है ही नहीं उसमें। मदरसा एजुकेशन मीन्स एजुकेशन इन अरबिक, उर्दू, पर्शियन, इस्लामिक स्टडीज, तिब, लॉजिक, philosophy, and include such other branches of learning as may be specified by the board from time to time. इस्लामिक स्टडीज माफ कीजिएगा, थियोलॉजी नहीं है। जिस फैकल्टी के डीन सऊद भाई रहे हैं वो इस्लामिक स्टडीज नहीं थी, वो सुन्नी थियोलॉजी थी। और इस्लामिक स्टडीज के चेयरमैन जो मेरे प्रोवोस्ट रहे थे और बहुत बड़े स्कॉलर थे, यासीन मजहर सिद्दीकी साहब, वो उसके चेयरमैन। और फिर एक दूसरा शोबा है तारीख का। आपके इसमें तो मदरसा एजुकेशन में थियोलॉजी है ही नहीं। और फिर जब मैंने आगे पढ़ा तो मेरे होश उड़ गए कि हम क्या बात कर रहे हैं। मदरसा बोर्ड में वो कह रहे हैं कि साहब, जब आप ये सब पढ़ा रहे हैं तो आपने क्यों कहा कि मुसलमान रहे। ज्यादातर जो मदरसा बोर्ड के लोग हैं, जैसे कि वक्फ बोर्ड के ज्यादातर लोग हैं, वो तो सरकार ही नॉमिनेट करती है। कह रहे हैं सब क्वालिफिकेशंस उनकी जो है नहीं है। 2009 से पहले तो वाइस चांसलर की क्वालिफिकेशन यूजीसी ने नहीं दे रखी थी, और मैं कह रहा हूं आज भी नहीं दी। लिखा क्या है उसमें कि 10 साल का प्रोफेसर होना चाहिए। मैं और प्रोफेसर असमर बेग बैठे हैं, हम दोनों में इस मामले में बहुत डिसएग्रीमेंट है। मेरी राय से ये प्रोविजन बिल्कुल गलत है। वाइस चांसलर की पोजीशन एक लीडरशिप पोजीशन है, उसके लिए ये कहना कि सिर्फ प्रोफेसर हो ये अच्छी चीज नहीं। कई यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिनको ब्यूरोक्रेट्स, फॉरेन सर्विस के आदमी, कोई साइंटिस्ट, कोई मिलिट्री जनरल, कभी ऐसे हालात हो सकते हैं बेहतर चला सकते हैं। और प्रोफेसर्स को डरना नहीं चाहिए, उनसे compete करना चाहिए, उनसे compete कर सकते हैं वो। तो एक्सक्लूड कर देना बिल्कुल मैं समझता हूं गलत है। प्रोफेसर असमर बेग साहब का व्यू ये है कि नहीं, अगर ऐसा है तो हमें भी बीच में आईएएस में जाना दिया जाए। अब उनकी बात मान ली है मोदी सरकार ने, अब लेटरल एंट्री सिविल सर्विसेज में शुरू हो गई, लेकिन मेरी बात नहीं मानी है। मैं चाहता हूं कि वाइस चांसलर के लिए कोई क्वालिफिकेशन ना हो। और अगर आप एक्ट पढ़ें, अलीगढ़ का पढ़ लें, नालसर का पढ़ लें, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का पढ़ लें, जेएनयू का पढ़ लें, उसमें यह भी नहीं लिखा कि 10वीं पास हो वाइस चांसलर। उसमें लिखा है कि सर्च कमेटी शैल गिव अ पैनल ऑफ 3 पर्सन। कहीं ये नहीं लिखा। और आज भी जब आपने ये लिखा है कि प्रोफेसर हो 10 साल का, ये क्वालिफिकेशन थोड़ी है, ये एक्सपीरियंस है। मैं 10वीं फेल हूं और एमएफ हुसैन हूं, तो मैं पेंटिंग का जाहिर है कि प्रोफेसर बन सकता हूं। और अगर मुझे प्रोफेसर बने हुए 10 साल हो गए तो मैं नहीं बन सकता हूं। लेकिन इसमें आप देखें, जब ये लिखा जा रहा है नंबर 1 पर कि अ रिनोन्ड मुस्लिम एजुकेशनिस्ट in the field of traditional madrasa education nominated by state government shall be the chairman, तो हो गई क्वालिफिकेशन। जो मशहूर मुस्लिम एजुकेशनिस्ट होगा मदरसा एजुकेशन के बारे में, वो बनेगा चेयरमैन। मैं नहीं बन सकता हूं, सऊद भाई बन सकते हैं, क्योंकि मैं नहीं हूं इस फील्ड का एक्सपर्ट। फिर उन्होंने कहा साहब प्रिंसिपल गवर्नमेंट ओरिएंटल कॉलेज रामपुर, अब वो अलग इशू निकला बाद में कि वहां पे 4 टीचर हैं और एक प्रिंसिपल है। वन सुन्नी मुस्लिम लेजिस्लेटर इलेक्टेड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ असेंबली, वन शिया मुस्लिम लेजिस्लेटर इलेक्टेड बाय असेंबली। इसमें ज्यादातर जो लोग हैं वो नॉमिनेटेड हैं सरकार के।
तो बेसिकली बोर्ड पर सरकार का कंट्रोल अच्छा खासा है, जैसा कि वक्फ बोर्ड पर यह समझा जा रहा है ये कोई प्राइवेट बॉडी है मुसलमानों की, ऐसा नहीं है। फिर आगे जाकर जब कैरिकुलम पे देखा, जिसको पूरा उड़ा दिया गया, तो उस कैरिकुलम में उन्होंने कहा कि साहब आप जो हैं, ये इसका पैराग्राफ 78 है, 10वीं का जो मुंशी और मौलवी का कोर्स है। उन्होंने कहा साहब देखिए ऐसा है, साहब थियोलॉजी पढ़ाते हैं सुन्नी, तफसीर हदीस और फिक्र, यही शिया थियोलॉजी में तफसीर हदीस और फिक्र, फिर अरबी है, फिर पर्शियन है, फिर उर्दू है, फिर जनरल इंग्लिश है, जनरल हिंदी है। ये 5 तो हो गए आपके कंपलसरी सब्जेक्ट्स। और ऑप्शनल जो है उसमें से एक लेना है मैथ्स, होम साइंस फॉर गर्ल्स, लॉजिक एंड फिलोसफी, सोशल साइंस, साइंस और तिब। और उन्होंने कहा साहब इसका मतलब ये है कि सिर्फ एक जनरल सब्जेक्ट है, और इसका मतलब मदारिस क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे। और राइट टू रिसीव क्वालिटी एजुकेशन आर्टिकल 21 का हिस्सा है, और 21A का हिस्सा है अब 6 साल से 14 साल तक के बच्चे का। तो ये पूरा जो कैरिकुलम है, ये कैरिकुलम अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि स्टेट अपनी ड्यूटी क्वालिटी एजुकेशन की देने की नहीं दे पा रहा। भाई मेरा बहुत छोटा सा सवाल ये है कि अरबी, पर्शियन और उर्दू थियोलॉजी नहीं है, लिटरेचर है। हो सकता है अरबी का कोई बहुत बड़ा पोएट एथीस्ट हो, मुमकिन है। इसमें तो 3 ही पेपर निकले सिर्फ, जिसे आप थियोलॉजी कह सकते हो। मैंने कैलकुलेट किया फिर बैठकर कि ये पेपर तो बहुत कम है। अगर आप देखेंगे 3 पेपर साफ थियोलॉजी के हैं, 2 अरबिक के हैं, 2 पर्शियन के हैं, 2 उर्दू के हैं, 6 तो ये हो गए, फिर एक इंग्लिश 7, फिर हिंदी 8, और फिर ये इनमें से एक लिया 9। तो 9 में से 6 रिलीजियस सब्जेक्ट है ही नहीं। आपके यहाँ संस्कृत की यूनिवर्सिटीज हैं, हिंदी की यूनिवर्सिटीज हैं, आप चाहें तो रखिए अरबी, ना चाहिए तो मत रखिए। यूनाइटेड नेशंस की जो 5 लैंग्वेजेस हैं उनमें अरबी है। अगर आपके ट्रेड रिलेशंस हैं मिडिल ईस्ट से और उन ममालिक से जहां अरबी जबान है, और आप चाहते हैं कि उनसे अरबी में खत्तो किताबत हो, तो आपको अरबी के एक्सपर्ट्स चाहिए। ये तो कौमी इंटरेस्ट में है अरबी पढ़ना। क्या हम नहीं चाहते कि हम अरब वर्ड से ट्रेड करें? कैसे ट्रेड करेंगे जब हमें अरबी नहीं आती? ईरान से कैसे बात करें अगर हमें पर्शियन नहीं आती? और दूसरी चीज ये कि ये पूरी क्वालिटी एजुकेशन की चीज को हम गलत समझ रहे हैं। मैं फैजान मुस्तफा हूं और मैं चाहता हूं मैं जाहिल रहूं, आप मुझे जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते। फॉरगेट अबाउट उर्दू, अरबी, फारसी, मैं तो कुछ पढ़ना ही नहीं चाहता। जो बुनियादी हुकूक होते हैं, जैसे आपको है राइट टू स्पीच, फंडामेंटल राइट है। वो तो अलग बात है कि अलीगढ़ में हम यूनिवर्सिटी से सब कुछ बेनिफिट ले लें, और जब यूनिवर्सिटी की कोई बुराई करे तब भी हमारे मुंह में जबान ना खुले। वो तो आपकी चॉइस है ना। राइट टू स्पीक तो था, पर आपने राइट टू साइलेंस किसी मसलहत के तहत, किसी फायदे के तहत इस्तेमाल किया। उस कॉलेज को भी डिफेंड नहीं किया जिससे हर बेनिफिट लिया। वो तो हर एक का अलग अलग जमीर है, ठीक है। जिसने कभी मेडिकल कॉलेज में नहीं पढ़ा उसने डिफेंड कर दी। क्वेश्चन ये नहीं है। क्वेश्चन ये है कि क्या फंडामेंटल राइट्स जो हैं उन्हें पॉजिटिव कैनोटेशन भी है, निगेटिव कैनोटेशन। मुझे राइट है टू डू ट्रेड, बिजनेस एंड ऑक्यूपेशन। मैंने कोई ट्रेड नहीं किया, कोई बिजनेस नहीं किया अपनी लाइफ में।
आप कहेंगे जबरदस्ती ट्रेड करूं, नहीं करना चाहता। और अगर मैं सिर्फ अरबी पढ़ना चाहूं या सिर्फ बंगाली पढ़ना चाहूं या तेलुगु पढ़ना चाहूं तो वो मेरा हक है। जिस कैरिकुलम में तब्दीली की बात हो रही है और जिस न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही है और जिसमें अल्टरनेटिव स्कूल सिस्टम की बात हो रही है, पैरा 1.8 में मदारिस का तो नाम नहीं आया उसमें, आश्रम शालास का नाम आया। मादरी जबान में हायर एजुकेशन भी हो, बहुत अच्छा न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ये प्रोविजन है, मैंने तारीफ लिखी है की है इसकी। लेकिन उर्दू वर्ड तो आया नहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जबकि दस्तूर हिंद ने आर्टिकल 29 में मुझे यह हक दिया था कि एवरी सिटीजन having a distinct language, script and culture of its own shall have the right to conserve the same। मुझे सिर्फ उर्दू को का तहफ्फुज करने का हक नहीं है, बल्कि उसकी स्क्रिप्ट बचाने का भी हक है। अगर स्क्रिप्ट नहीं है तो वो जबान नहीं रहेगी, और वो तो बुनियादी हक है। फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बात की गई कि साहब करिकुलम को सेंसिटाइज किया जाए स्कूल के बच्चों को और उनमें रिस्पेक्ट डेवलप की जाए फॉर डाइवर्सिटी। बहुत अच्छी बात है, कर दीजिए बस ये। जो स्कूलों में किताबें हैं और उनमें जो तरमीम हो रही है उसका भी इवैल्यूएशन हो जाए कि उससे डाइवर्सिटी बढ़ रही है या घट रही है। और यकीनन मदारिस में भी बढ़नी चाहिए डाइवर्सिटी। मैं अपनी बात बस यहीं पर खत्म करना चाहता हूं कि ये बात कह देना कि साहब यूपी असेंबली को हक ही नहीं था यूपी मदरसा बोर्ड कायम करने का और उसका बिल पास करने का, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैंने ये बात कही थी, अलीगढ़ वालों ने नहीं मानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में बेसिकली अलीगढ़ तो पार्टी नंबर 4 था। पहले तो भारत सरकार केस हारी थी अकलियती किरदार का। केस क्या है? केस ये है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा कि मुल्क की पार्लियामेंट को 81 की तरमीम करने का हक नहीं था। बहुत अच्छी बात है, पार्लियामेंट को 51 में हक था और 65 में भी था और 72 में भी था, 81 में नहीं। उसी लॉ में वो पहले तरमीम कर सकते थे, बाद में नहीं कर सकते। यहां ये कहा कि ये मदरसे में दस्तूर भी है, डॉक्टरल डिग्री भी है और हायर एजुकेशन भी है, आलिम और फाजिल भी है, अंडर ग्रेजुएट भी है, पोस्ट ग्रेजुएट भी है। और हायर एजुकेशन जो है वो यूजीसी के अंडर में है और एंट्री नंबर 66 है और टेक्निकल एजुकेशन की 64 है और वोकेशनल की ये है। और ये सब मरकजी हुकूमत को हक है कानून बनाने का इस पर। इसलिए इस पर स्टेट कानून नहीं बना सकता। पहले तो एजुकेशन 1976 से पहले स्टेट लिस्ट में ही थी। ये तो मिसेस गांधी 42वीं तरमीम से उसको कॉन्करेंट लिस्ट में ले गई। लेकिन कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब यह है कि मरकज को भी हक है और रियासत को भी हक। बिहार के मदरसा बोर्ड का मैं इंग्लिश का सिलेबस ले आया, परसों रात मैंने डाउनलोड किया और देखा। किसी भी स्कूल के इंग्लिश के सिलेबस से, पहले से 5वीं के, बेहतर सिलेबस। और उनके यहां तो 10th और 12th तक भी सारा सिलेबस बिहार बोर्ड जैसा उन्होंने कर दिया।
लेकिन ऐसा नहीं है कि यूपी का बोर्ड चला जाएगा। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाएगा तो बंगाल का भी चला जाएगा, असम का भी जाएगा, यूपी का तो गया, बिहार का भी जा सकता। इसलिए जो उस पर बहस होनी चाहिए वो बहस अच्छी होनी चाहिए, फैसला चाहे कुछ भी हो। मेरी जाती राय यह है कि यकीनन वहां मॉडर्न सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाने चाहिए। आप लोग फैसला करें। अगर बीएड है तो 6,000 रुपए महीना 3 टीचर्स का दिया जाएगा, टोटल 18,000 एक महीने में मिले। बीएड नहीं है तो उससे भी कुछ कम। अगर उतना पैसा लेने से ऑटोनॉमी जाती है तो आप फैसला करें। ये तो डील है एक। सुप्रीम कोर्ट साफ तौर से कह चुकी है कि अनएडेड इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनकी मैक्सिमम ऑटोनॉमी होगी। जो एडेड होंगे उनको जाहिर है कि सरकार को रेगुलेट करने का हक है। लेकिन हमको ये बात बिल्कुल अच्छी तरह याद रखनी चाहिए कि हम बेसिकली मदरसे में आर्टिकल 30 का प्रोटेक्शन क्लेम नहीं करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 30 जैसे अलीगढ़ और जामिया हैं, ये सेकुलर लिबरल एजुकेशन के लिए हैं। जो मदारिस हैं वो आर्टिकल 26 का मामला है, रिलीजियस एंड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस हैं। उनकी पावर ज्यादा वाइडर है, आर्टिकल 30 की पावर कम है। कितनी वैदिक पाठशालाएं हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं। हरिद्वार की और मध्य प्रदेश की जो 10th के बराबर और 12th के बराबर उनकी एजुकेशन है, आपने उनके सिलेबस की कंपैरेटिव लिस्ट क्यों नहीं कोर्ट के सामने पेश की? वकीलों की जिम्मेदारी होती है कि वो जज के सामने सारे आर्गुमेंट्स रख दे। जज माने या ना माने वो अलग बात। आपको राइट टू मैनेज मदारिस है, आपको राइट टू मैनेज अक़लियती इदारे हैं, लेकिन राइट टू मिसमैनेज नहीं है, राइट टू मेल एडमिनिस्टर नहीं है। जितने भी केसेस मदारिस के हैं वो मदारिस का स्टाफ लेके गया है कोर्ट्स में आपके एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। जो आपके वहां रेक्टर है, कहीं वाइस चांसलर भी कहते हैं, वो आर्बिट्रेरी कैसे हो सकते हैं? जिसको चाहे नौकरी से निकाल दें, जिसकी चाहे सैलरी बंद कर दें। राइट टू मिसमैनेजमेंट नहीं है, राइट टू मेल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। इसलिए इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन करें मदारिस का। स्पेशलाइजेशन का जमाना है। मैं लॉ पढ़ाता हूं, आप मुझसे कहें थोड़ी फिजिक्स भी पढ़ो, मैं कैसे फिजिक्स पढ़ूं? मुझे समझ में ही नहीं आती है। तो बात वही होनी चाहिए जो मुमकिन हो। मैं तो बस इस दुआ पे अपनी बात खत्म कर रहा हूं, मुश्किलें उम्मत मरहूम की आसा कर दे, मोरे बेमाया को हम दोष सुलेमा कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।